हेलो गाइज, और सब कैसे हैं? सब बढ़िया ही होंगे। चलो नेक्स्ट हम गियर के बारे में पढ़ लें। आज लास्ट लेक्चर लेते हैं गियर का, ठीक है। और इसमें डिज़ाइन बताऊंगा वैसे। और जितने भी प्रीवियस जितने भी मेरे लेक्चर हैं सब में गियर का पूरा डिटेल मैंने बताया है। गियर क्या, कहाँ बेसिक से लेके कैसे उसका प्रोफाइल होता है, टूथ है, वो सब चीज़ें ना, वो सब चीज़ें बता रही। अब डिज़ाइन देखेंगे गियर का, ठीक है। तो डिज़ाइन में क्या है, अगर हम स्पर गियर के डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर, तो सबसे पहली बात, हमारा जो गियर का टीथ डिज़ाइन हम किससे करेंगे? गियर के टीथ का जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है हमारा, जो हमारा गियर का टीथ है जो इन्वॉल्यूट शेप में है, ठीक है। अब हमने टीथ तो प्रोफाइल उसका बना दिया। अब ये भी चेक करेंगे कि वो अब चेक करेंगे किस बेस पे। हमारा जो मेन पर्पज़ है क्या है? पावर ट्रांसमिट करना। मेन पर्पज़ क्या है? पावर ट्रांसमिशन, मोशन ट्रांसमिशन। तो जो पावर वो ट्रांसमिट हो रही है उस पर कोई टॉर्क लगा होगा, मतलब जो ड्राइविंग शाफ्ट है उस पर गियर लगा हुआ है, और वो गियर क्या कर रहा है, अपने जो पैरेलल शाफ्ट है या उसके कैसे भी शाफ्ट है, पैरेलल है, कुछ भी है, पावर ट्रांसमिट कर रहा है, मोशन ट्रांसमिट कर रहा है। किसके थ्रू? जो इन्वॉल्यूट टीथ है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, जो गियर के टीथ हैं, स्पर गियर के टीथ हैं, वो उसके थ्रू। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो मैंने बताया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लाइन ऑफ एक्शन हो रहा है, समझ गए ना भाई। ये रहा मेरा, मैं माप बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा वो है, ये मेरा गियर हो गया, ये मेरा पिनियन हो गया, ठीक है। अब पिनियन है तो भाई ये मेरा वो था पिच लाइन, ये इसका पिच सर्किल, ये गियर का पिच सर्किल, ठीक है। ये बेस सर्किल, ये पिनियन का बेस सर्किल, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। यही तो लाइन ऑफ एक्शन है जो पिच पॉइंट से होते हुए गुजरती है, और यही लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कॉमन नॉर्मल है। और इसी लाइन ऑफ एक्शन यही फोर्स दे रहा है, यही पावर ट्रांसमिट करने के लिए। तो जो पावर ट्रांसमिशन करने के लिए जो मेन फोर्स है वो कौन सा है? ये वाला टेंजेंशियल फोर्स Ft। इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? F cos फाई। तो जो ये F cos फाई है यही पावर ट्रांसमिट कर रहा है। और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है ये तो इसके रेडियल में है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, शाफ्ट पे लग रहा है, तो वो बियरिंग के डिजाइन में आता है, फिर समझ गए। क्योंकि यहाँ पर शाफ्ट है, बियरिंग है, तो बियरिंग का डिजाइन जब करेंगे तब देखेंगे। तो अभी तो हम केवल जो टीथ है जो इस पर फोर्स लग रहा है, अब टीथ ऐसे है तो ऐसे लग रहा है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नॉर्मल है, ठीक है। तो जो मेन फोर्स है F इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है F cos फाई। अब भाई ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है तो ये देखना पड़ेगा ना कि जो टीथ जो हमने प्रोफाइल ड्रॉ किया है, इन्वॉल्यूट जो प्रोफाइल ड्रॉ किया है हमने, वो कहाँ कि कौन कौन से तरीके से फेल हो सकता है, ठीक है। कौन कौन से तरीके से? हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं फेल होने के। बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है, फटीग स्ट्रेस है, कौन सा वाला स्ट्रेस है, बहुत सारे तरीके। अब इसमें देखो टूथ है हमारा, अब टूथ का ड्रॉ करते हैं। टूथ किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में टूथ है। अगर मैं टूथ का ड्रॉ करूं, इस फॉर्म में है टूथ हमारा, ठीक है। इस फॉर्म में है हमारा टूथ, इस फॉर्म में है। अब ये जो टूथ पे फॉर्म में है, तो देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है ऐसे, मतलब एंगल पे, मतलब मैं मान रहा हूं ऐसे एंगल पे, ये इस डायरेक्शन में ये लग रहा है F, ऐसी तो लग रहा है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसी तो है। इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है Ft, ये टॉर्क देगा, पावर ट्रांसमिट करेगा, ये वाला। और जो ये रेडियल कंपोनेंट आया Fr, मान लो इसको रेडियल कंपोनेंट, ये क्या होगा? टूथ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस देगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा टूथ के टिप पर। और देखो काफ़ी सारे एजम्पशंस हम शुरुआत में लेंगे इसमें, क्योंकि जब डिजाइन करेंगे तो एजम्पशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो अगर मैं, ये मेरा ऐसे टूथ है ना, ये ऐसी तो टूथ है, होता है जो मैंने ड्रॉ किया था पहले, ये ठीक है, ये टूथ हो गया, समझ गए ना, ये टूथ है। तो ये टूथ, और इस पे जो रेडियल कंपोनेंट लग रहा है वो यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, ऐसे करके।
इसका कंपोनेंट एफ एफ आर और इसका एफ टी, ये ऐसे करके तो पूरा टूथ है हमारा। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब क्या करना है, तो इसमें अब तो कौन कौन से, अब इस ये जो फोर्स लग रहा है इस टूथ पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है। एक तो इसमें बेंडिंग होगा, कैसे, देखो ये जो टूथ का बेस है, समझ गए, टूथ का ये बेस है और यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, ऐसे करके टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब देखोगे तो अगर हम, अब ये किस टाइप का फॉर्म हो गया, कैंटिलीवर। भाई यहाँ पर फिक्स है, एक इसका साइड फिक्स है यहाँ से, मतलब कि अगर मैं ये बात करूँ, ऐसे देखो, ये जैसे ये फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है ये, और यहाँ पर फ्री है, यहाँ फिक्स है, यहाँ फ्री है। जैसे यहाँ पर यहाँ जो टूथ का बेस है यहाँ पर फिक्स है और यहाँ फ्री है नहीं है, और इस पे ऐसे करके लग रहा है एक फोर्स, ये देखो लग रहा है नहीं लग रहा, मान लो नहीं, समझ गए ना। ये जैसे यहाँ पर फिक्स है तो ये कंप्रेसिव, यहाँ पर फिक्स है, कैंटिलीवर टाइप हो गया ना, यहाँ फिक्स है और यहाँ फ्री है और ऐसे करके लग रहा है जैसे ये। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, एफ टी, ये लग रहा है। तो क्या, किस टाइप का यहाँ पर लोड लगेगा, बेंडिंग होगा नहीं होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा यहाँ पर, क्या होगा, बेंडिंग लोड, बेंडिंग स्ट्रेस का एक बेंडिंग स्ट्रेस, इसमें एक कंपोनेंट आ गया, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा। और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, किसके थ्रू, एफ आर जो रेडियल कंपोनेंट हमारा, उससे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा क्योंकि वहाँ पर रेडियल लोड दे रहा है, समझ गए। तो एक तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स आया है उसकी वजह से यहाँ पर जो लोड आया, यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस एक आएगा और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। ओके, तो ये आएगा एक। तो अब आगे भी और चीज़ें आएंगी, कैसे, अब भाई तो पहले हम बेंडिंग स्ट्रेस से हम निकालते हैं पहले, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस से हम डिजाइन करते हैं कि कैसे इसका डिजाइन होगा। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं। अभी तक मैंने बताया आपको कि कैसे कौन कौन से फोर्स आते हैं, जैसे टेंजेंशियल फोर्स हो गया, कंप्रेसिव फोर्स हो गया, ठीक है। अब उसका डिजाइन कि ये इन फोर्सों का क्या फर्क, क्या इफेक्ट होगा टूथ पर, ठीक है। तो मैं अगर एक बार और टूथ का फॉर्मेशन करूँ, देखो ऐसे बनता है ये, ओके, ऐसे और ऐसे, ये ठीक है, और ये यहाँ पर गियर से फिक्स रहता है। अब आपका फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, जिसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट एफ टी ये है और ये कंपोनेंट एफ आर, ठीक है, और यहाँ पर ये टूथ ऐसे होता है, ये समझ गए, ऐसी तो होता है ये। तो ये हो गई, ये यहाँ पर फिक्स है, ओके। तो ये मान लिया थिकनेस कितनी, विड्थ इसकी फेस विड्थ बी, और मान लिया ये हाइट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक h है, ठीक है। तो ये किस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो कैंटिलीवर जैसे बन रहा है, जैसे कैंटिलीवर में होता है, ये यहाँ पर फिक्स रहता है और एक तरफ फ्री रहता है, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है जैसे एफ टी लग रहा है, और ये हाइट है इसकी h, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ से लेके h है, और ये थिकनेस कितनी है इसकी t। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो थिकनेस क्या है, t है, जैसे ये है, और विड्थ क्या है, इसका शेप देख रहा हूँ मैं, इसका क्रॉस सेक्शन ये है, इसकी थिकनेस कितनी है t और विड्थ कितनी है b, बन गया हमारा। अब जैसा कैंटिलीवर में हम निकालते हैं कि कौन कौन से, देखो कैंटिलीवर में यहाँ पर कौन सा लगेगा, एक बेंडिंग स्ट्रेस आएगा एफ टी की वजह से आएगा। और देखो इसमें ना काफ़ी अजम्पशन भी होते हैं। अजम्पशन क्या क्या होते हैं कि जैसे ये जो एफ आर है, जो रेडियल कंपोनेंट लग रहा है, ये यूनिफॉर्म लग रहा है, यूनिफॉर्मली। और सबसे पहला अजम्पशन मैं मानता हूँ कि जो फोर्स लग रहा है ये वाला टिप पे लग रहा है, मतलब जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, मैंने अज्यूम कर लिया कि जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, जिससे मैक्सिमम स्ट्रेस हमको मिलेगा, वो मिलेगा कहाँ पर, जब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा एट द टिप ऑफ द टूथ। टिप ऑफ द टूथ मतलब कि यहाँ पर ऐसे करके तो लग रहा है, टिप ऑफ द टूथ के टिप पर
जो फोर्स लगेगा उससे वहाँ पर क्योंकि देखो क्यों होगा, देखो टिप पे लगेगा तो ज़्यादा हाइट मिलेगी, ज़्यादा हाइट मिलेगी तो ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेस उपलब्ध होगा, ज़्यादा मूवमेंट आएगा, मूवमेंट ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेस टूथ पे, समझ गए। तो मैंने मान लिया कि टिप पे फोर्स लगने पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, स्ट्रेस आएगा, ठीक है। एक पहला जब से मैंने ये माना। दूसरा, जो इस रेडियल कंपोनेंट की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस आया, एक तो ये यूनिफॉर्म होगा और इसका कंपोनेंट मैं नेग्लिजिबल मानूंगा कि मैं इसके कंपोनेंट से मेरा जो टूथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कंप्रेसिव, भाई यहाँ से लग रहा है, यहाँ से ऐसे करके कंप्रेसिव तो कुछ आएगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस ही तो आएगा यूनिफॉर्म। तुम और छोटा भी है, छोटा है, बड़ा होता तो बात भी थी, समझ गए। बड़ा होता अगर थोड़ा टूथ हमारा छोटा है, छोटा टूथ है, छोटा है ना, हाइट छोटी है इसकी, तो अगर बड़ा होता तो बात भी थी, छोटा भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने ये नेग्लिजिबल मान लिया कि इसका जो कंपोनेंट का इफेक्ट होगा टूथ पे वो नेग्लिजिबल होगा। दो बातें हो गई। और तीसरी ये कि हाँ, पहली बात तो यहाँ पर लग गया। दूसरा ये इसका कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और तीसरा क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है। ओके, चलो फिर निकालें किससे, कंप्रेसिव लोड से। और एक और कौन सी बात है, और एक बात यह है कि जो टूथ का फैब्रिकेशन है, टूथ का फैब्रिकेशन मतलब कि जो टूथ हमने बनाया है, टूथ बना है हमारा, इसका जो फैब्रिकेशन है बनाने में मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। मतलब इनएक्यूरेसी को हमने इसमें नेगलेक्ट किया, मतलब कि अगर टूथ के इनएक्यूरेसी होती है, टूथ के बीच में जो स्पेसिंग होती है, समझ लो, जो बैकलेस हम कहते हैं, जिसे अगर बैकलेस आ जाता है, और स्पेसिंग जो है, इनएक्यूरेसी जो टूथ की प्रोफाइल बनाने में होगी, वो सब हम नेगलेक्ट मानेंगे कि मतलब कि नहीं है, बिल्कुल सही बना हुआ है। तीसरा का स्पेसिंग भी सही है, एक्यूरेसी भी बढ़िया है, समझ गए। और जो कांटेक्ट रेशियो, अब मैं ये मान के चलूँगा कि मेरा कांटेक्ट रेशियो 1 है, मतलब कि कांटेक्ट रेशियो 1 मतलब कि ड्यूरिंग वन एंगेजमेंट पीरियड, समझ गए, ड्यूरिंग स्टार्टिंग से एंगेजमेंट से लेके एंड ऑफ एंगेजमेंट तक केवल एक पेयर ऑफ टीथ ही कांटेक्ट में होगा। मतलब कि जब जो पिनियन है हमारा, जो ड्राइविंग शाफ्ट पे लगा हुआ है, गियर को पावर ट्रांसमिट करेगा, तो केवल एक पेयर ऑफ टीथ, मतलब एक टीथ इसका, एक टीथ इसका, वही एंगेजमेंट के टाइम पे, मतलब 1 पेयर ऑफ टीथ एक टाइम पे एक पेयर ऑफ टीथ कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। जब जैसे ये छूटा तो दूसरा आ गया पेयर ऑफ टीथ, तो मतलब एक टाइम पे एक पेयर ऑफ टीथ कांटेक्ट में रहेगा और वही पूरा फुल पावर ट्रांसमिट करेगा, समझे। कांटेक्ट रेशियो इसमें मैंने 1 मान के चला हुआ है, ठीक है। और क्या चीज़ है, हाँ, और जो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा ये FT लगा हुआ है, टेंजेंशियल फोर्स, जो मेरा टेंजेंशियल फोर्स लगा हुआ है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि कहाँ पर, अब जैसे ये FT यहाँ लगा हुआ है, तो अब देखो कहाँ, पूरे फेस विड्थ पे, समझ गए, क्योंकि इस पूरी फेस विड्थ पे लगा हुआ है ना FT, यहाँ पर इस पूरी फेस विड्थ पे, क्योंकि ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो पूरी फेस विड्थ पे, मतलब कि यहाँ अगर मैं कहूँ यहाँ पूरे में, पूरी फेस विड्थ पे यूनिफॉर्म लगा हुआ है, अगर मैं कहूँ ना, ठीक है, F से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है FT। मतलब कि जब दो टीथ एक दूसरे के साथ इंगेज हो रहे होंगे, तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा वो यूनिफॉर्म लगेगा दोनों टीथ पर, समझ गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और एक बात और क्या कि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन जान ही रहे हो, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या मतलब कि कहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों आता है, व्हेन देयर इज एन डिसकंटिन्यूटी, देयर इज एन नॉन यूनिफॉर्मिटी, देयर इज एन इरेगुलरिटी, समझ गए। अगर आपका कोई भी प्रोफाइल है, जैसे आपका कोई प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल है,
ठीक है। अब ये कैंटिलीवर टाइप का ये मान लो नहीं, जैसे ये है, अब यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है, अब इसका पूरा क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। मैंने ये देखो क्रॉस सेक्शन कैसा है, यहाँ पर जो मैंने क्रॉस सेक्शन है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, कोई किसी टाइप का मतलब कोई नोच नहीं है, ठीक है, किसी टाइप का स्क्रैच नहीं है, किसी टाइप की कोई फॉरेन पार्टिकल इंट्रोड्यूस नहीं है इसके सेक्शन में, समझ गए। क्योंकि जब स्ट्रेस लगेगा इस पे यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस लगेगा। तो मैंने ये माना कि जो अब यहाँ पर इसके ना इस बेस पे, इसके बेस पे, टूथ के बेस पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। क्यों होगा यार, देख यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्मिटी है ना, इरेगुलरिटी आ रखी है ना। अब जहाँ भी इरेगुलरिटी आएगी वहाँ तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन आना ही है, किसी टाइप की भी इरेगुलरिटी हो, किसी टाइप की भी नॉन यूनिफॉर्मिटी हो, कोई किसी टाइप की भी डिसकंटिन्यूटी हो, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा। अब क्योंकि देखो तुम यहाँ पर यूनिफॉर्म लोड लगा रहे हो, अब इसको किसी ने बेचारे को रास्ते में रोक दिया, तो एक तो इस रास्ते में अगर कहीं पर गड्ढा आ गया, कुछ आ गया, समझ गए, तो जो नॉन यूनिफॉर्म वो चल रहा था, यूनिफॉर्म तो था, वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ गई, उसकी वजह से घबलाबाजी हो गई, समझ गए। तो उसकी वजह से यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है ये भी इसमें नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट कर रहे हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन का। ठीक है, इतने सारे मैंने इसमें एजम्पशन बताया कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें करने हम एजम्पशन मान रहे हैं कि इसका डिजाइन करने में, समझ गए, ये एजम्पशन हम मान रहे हैं। तो बात समझ में, अब यहाँ से हम डिजाइन करते हैं। अब देखो कैसा बन रहा है, एक किसका बन रहा है, कैंटिलीवर का बन रहा है। तो इसमें केवल एक ही कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट आ गया, फिर अब एक कंपोनेंट कौन सा आ गया, एफ टी का। अब इसी से अब जैसे हम डिजाइन करते हैं किसका, कैंटिलीवर बीम का डिजाइन करते हैं, वैसे ही इसका डिजाइन करते हैं, सेम वैसे ही हो जाएगा इसका भी। तो कैसे होता है इसका, देखो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सिग्मा बी ओवर वाई एम ओवर आई और ई वाई आर, समझ गए, ऐसे तो होता है। रजिस्टिव मूवमेंट रजिस्टिव मूवमेंट होगा यहाँ पर, रजिस्टिव मूवमेंट, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस, वाई हाइट, वाई मैक्स होता है ये, है नी, और आई इनर्शिया इस क्रॉस सेक्शन का। तो सिग्मा बी और वाई मैक्स कितना है, देखो ये टी वाई टू, ओके, एम रजिस्टिव मूवमेंट एफ टी इंटू एच। भाई सबसे हाईएस्ट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, एफ यहाँ पर ही तो होगा, जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा, ये देखो मान रहा है यहाँ, यहीं पर तो होगा, कितना, एफ टी इंटू एच, एफ टी इंटू एच। तो एफ टी इंटू एच आई इस क्रॉस सेक्शन का, तो आई क्या होगा, बी टी क्यूब बाई 12 होता है नी, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मैंने माना है यूनिफॉर्मली, बी टी क्यूब बाई 12, समझ गए, बी टी क्यूब बाई 12। तो यहां से बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ गया, यह आ गया, अब 6 एफ टी एच डिवाइडेड बाई बी टी स्क्वायर, टी से ए गया, बी टी स्क्वायर, ये आ गया 6 एफ टी एच बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब ये जो इक्वेशन है, ये एक साइंटिस्ट हुए लुईस, ठीक है, उन्होंने दिया, उनका क्या आया थ्योरम, उनकी क्या इक्वेशन आई, उसे हम कहते हैं लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन। क्या कहते हैं, लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन, लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। उन्होंने ये दिया और उन्होंने कहा कि ये जो एफ एस बीम स्ट्रेंथ सिग्मा बी बी टी स्क्वायर डिवाइड बाय 6h, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने करा मल्टीप्लाइड m से और डिवाइड करा m से, ठीक है।
और उन्होंने इस टर्म को मान लिया y, तो यहाँ से निकल के आया सिग्मा बी एम वाई। ठीक है, ये निकल के आया सिग्मा बी एम वाई। तो सिग्मा बी क्या है? परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, बी क्या है? विड्थ, एम क्या है? मॉड्यूल, वाई क्या है? फॉर्म फैक्टर, लुईस फॉर्म फैक्टर जिसे हम कहेंगे, लुईस फॉर्म फैक्टर। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा, लुईस फॉर्म फैक्टर, ये फेस विड्थ, ठीक है, ये फेस विड्थ हो गया ना, बी क्या है? बी फेस विड्थ, और सिग्मा बी हो गया बेंडिंग स्ट्रेस, एम हो गया मॉड्यूल। ओके, तो उन्होंने क्या इक्वेशन, लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन, लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन, ठीक है, एफ है सिग्मा बी एम वाई आई। तो उनकी ये इक्वेशन आई, मतलब यहीं से आई, वो यहाँ से उन्होंने उसको ये मान एफ एस टू सिग्मा बी एम वाई, इसे कहते हैं लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन, मतलब कि इसी के अनुसार डिजाइन होता है। अब कैसे होता है देखो, पावर हमको देखो, हमको क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि मेरे को इतनी पावर ट्रांसमिट करनी है, कि इतनी पावर ट्रांसमिशन होगी। तो आप पावर जब निकालते हो तो क्या होता है? टॉर्क आता है उसमें, पावर टॉर्क ओमेगा, या हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं एफ टेंजेंशियल फोर्स इंटू वी, ऐसे होता है ना, पावर इनटू एफ इंटू वी या टॉर्क ओमेगा। अब एफ टी इंटू वी, तो यहाँ से क्या पावर आपको पता होगी, ठीक है, वेलोसिटी आपको पता होगी, एफ टी यहाँ से निकाल लोगे, टेंजेंशियल फोर्स यहाँ से जो एफ टी निकल वो होगा टेंजेंशियल फोर्स एफ टी निकल जाएगा तुम्हारा। वो कौन सा एफ टी? वही एफ टी है जो यहाँ पर लग रहा है, जो आपके एक्चुअल में लगेगा। अब हमको क्योंकि उस हिसाब से टूल का डिजाइन करना है, किसके हिसाब से? एफ टी के हिसाब से। तो अब यहाँ से क्या चीज़ आती है? यहाँ से आता है आपका डायनामिक लोड। डायनामिक लोड क्या होता है? अब ये डायनामिक लोड जो होता है, ये होता है एफ डी। क्या कहते हैं? एफ डी डायनामिक लोड, ठीक है। तो एफ डी ये क्या होता है? एफ किसको लिखते हैं? एफ टी इंटू सी वी। सबसे पहले पावर आपको दी होगी, तो आप, और वेलोसिटी आपको दी होगी, वेलोसिटी निकाल हैं, यहाँ से आप एफ टी निकाल लोगे, जो एफ टी क्या है? टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, वही एफ टी है। अब यहाँ से एफ डी निकाल लोगे, एफ डी क्या है? एफ टी इंटू सी वी क्या है? वेलोसिटी फैक्टर। अब ये डायनामिक लोड होता क्या है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब दो गियर एंगेज होते हैं तो अब क्योंकि अब आप कोई भी अगर कोई भी कुछ कहो, अब यहाँ पर एक कोई वो है और यहाँ ये पहला गियर है, दूसरा गियर है। अब ये जब इससे क्या कहते हैं एंगेज होगा, तो एक टाइप का डायनामिक लोड लगाएगा नहीं लगाएगा? मतलब कि वेलोसिटी के थ्रू एक टाइप का इम्पैक्ट लोड लगेगा थोड़ा सा, समझ गए? तो वही लोड जो है वो डायनामिक लोड है, समझ गए? तो कौन सा लोड है? डायनामिक लोड। डायनामिक लोड क्यों लग रहा है? समझ गए? मतलब कि आपका वो क्योंकि इंस्टेंट लग रहा है, समझ ले? मतलब कि अगर आप जल्दी से, मतलब कि बहुत लोड यहाँ पर है, यहाँ पर एकदम से जो लोड लग रहा है इंस्टेंटेनियस लोड, समझ, एक टाइप का इंस्टेंटेनियस लोड हो गया, सडन लोड थोड़ा सा, नहीं लगता ही लगता इस पर, क्योंकि इस पर टीथ है। अब इस पर टीथ में तो ये कॉमन है, आपको जब भी देखते हो कि इस पर टीथ अगर आप रोटेट करोगे तो स्मूथ ऑपरेशन नहीं होता, इस पर गियर में होता है, इस पर गियर में स्मूथ ऑपरेशन। एक टाइप का डायनामिक लोड लगता है उसमें, इंस्टेंटेनियस लोड लगता है, सडन लोड लगता है, ठीक है। तो वही लोड बताता है एफ डी। तो ये जो सी वी है ये होता है वेलोसिटी फैक्टर, ठीक है, वेलोसिटी फैक्टर। इसको निकालते कैसे? ये होता है 3/3 प्लस वी, और जो सी वी होता है ना हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। सी वी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर सी वी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ये ध्यान रखना। तो इसको निकालने के लिए या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, या तो 3/3 प्लस वी कर लो या 3 प्लस वी ओवर 3 कर लो।
समझ गए, 3/3 प्लस वी कर लो या 3 प्लस वी ओवर 3 कर लो, आना चाहिए ग्रेटर देन 1, समझ गए, आना चाहिए ग्रेटर देन 1। तो ये होती है अगर वेलोसिटी v अगर लेस देन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है तो आप ये वाले लगाओ, और अगर 6/6 प्लस वी या 6 प्लस वी डिवाइड बाई 6, तो वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन 10 आ गई पर लेस देन 20 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 10 और लेस देन 20, तब हमारा ये वाला लगेगा, समझ गए, तब हमारा ये वाला लगेगा। तो ये होता है डायनामिक लोड। तो यहाँ से एफ डी क्या आएगा, एफ टी इंटू सी वी। और तो डिजाइन सेफ होने के लिए, सेफ डिजाइन के लिए जो एफ डी है वो लेस देन होना चाहिए एफ एस। एफ एस क्या है हमारा, जो लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन है उससे लेस देन होना चाहिए फॉर ए सेफ डिजाइन, समझ गए। तभी तो अब इतना लंबा चौड़ा काहे करे, ये सब डिजाइन सेव करने के लिए तो करे, हमारा तो मेन पर्पज डिजाइन सेव करना है ना, हमारा मेन पर्पज सेफ बनाना है टूथ को। तो वो सेफ होने के लिए भाई ये क्या है, लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन, समझ गए। तो एफ डी जो डायनामिक लोड निकल के आया वो लेस देन होना चाहिए इससे। अब इससे लेस होगा तो हमारा डिजाइन सेफ है, इससे ज़्यादा आ गया तो डिजाइन हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो ये सिग्मा बी इंटू वाई है, ठीक है, सिग्मा बी इंटू वाई, जब निकालते हैं ना लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन, एफ एस जब निकालोगे तो सिग्मा बी ओवर वाई इंटू वाई वीकर गियर का रखोगे, सिग्मा बी वाई किसका रखोगे, वीकर गियर का, मतलब चाहे वो पिनियन हो या वो गियर हो, या तो वो ड्राइवर शाफ्ट का गियर हो या वो ड्रिवन शाफ्ट का गियर हो, रखोगे सिग्मा बी वाई इंटू किसका, वीकर गियर का। मतलब कि सिग्मा बी वाई का मल्टीप्लाई, सिग्मा बी वाई का मल्टीप्लाई पिनियन का और सिग्मा बी वाई का मल्टीप्लाई गियर का, जिसका भी कम आएगा, जिसका भी कम आएगा वो होगा वीकर गियर। सिग्मा बी वाई का मल्टीप्लाई जिसका भी कम आएगा, या तो पिनियन का या गियर का, दोनों में से जिसका कम आएगा वो समझ लो वो वीकर गियर होगा, उसको हम वीकर गियर कहते हैं। मतलब कि वो गियर पहले फेल होगा दूसरे गियर की तुलना में, अपेक्षा में, समझ गए। कंपैरिजन करोगे तो वो पहले फेल होगा जिसका सिग्मा बी वाई का मल्टीप्लाई कम आएगा, समझ गए। तो यहाँ पर जब भी आप रखोगे तो सिग्मा बी वाई का मल्टीप्लाई रखोगे और वो भी वीकर गियर का रखोगे। तो एफ डी लेस देन होना चाहिए एफ एस, ठीक है। तो इतना ताम झाम समझ में आ गया होगा, ओके। मिटाते हैं इसको, अब दूसरा मैं करता हूँ, ठीक है, मिटाता हूँ मैं इसको फिर, ठीक है। अभी देख आते हैं फिर, चलिए अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा पोर्शन है जिसे हम वियर स्ट्रेंथ कहते हैं, वियर स्ट्रेंथ। क्योंकि अभी हमारा किससे फेल हो रहा था मटेरियल, ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस, समझे, क्योंकि हमारा कैंटिलीवर टाइप का फॉर्म हो रहा था उसमें। तो कैंटिलीवर टाइप में अगर बेंडिंग की वजह से फेल हो सकता है मटेरियल, ठीक है, बेंडिंग की वजह से। और किस वजह से हो सकता है टूथ हमारा फेल, एक होता है वियर की वजह से, कि वियर की वजह से। तो हम यहाँ से लिखेंगे वियर स्ट्रेंथ। अब हमको भैया वियर की वजह से हो रहा है तो वियर को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, वियर को कम करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, समझ गए। तो उसके हिसाब से भी डिजाइन देखेंगे, वियर के हिसाब से भी, कि यार वियर अगर होता है तो हमारा टूथ सेफ हो, हमारा टूथ सेफ डिजाइन में आए तो हम क्या कर सकते हैं, समझ गए। तो वियर किन किन वजह से हो सकता है, एक तो आपका अब्रेसिव वियर हम जिसे कहते हैं। अब्रेसिव क्या, मतलब कि दो अगर टूथ हमारा इंगेज है और उसके बीच में कोई, भाई जाहिर सी बात है एक्सटर्नल क्या कहते हैं, अगर एक्सटर्नल गियर है, अगर एक्सटर्नल आप गियर लेते हो, जाहिर सी बात है कि खुले में अगर वो अगर खुले वातावरण में, खुले इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है तो उसमें फॉरेन पार्टिकल्स आना कोई भारी बात तो नहीं है। कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई कहीं से पार्टिकल आ गया उड़ के,
कोई इंक्लूसिव आ गया पार्टिकल, ठीक है, तो उसमें अगर वो उनके बीच इंगेजिंग के टाइम पर आ जाता है, जब वो इंगेज हो रहे होते हैं, समझ गए, तो वो एब्रेसिव मान लो, तो वो जो फॉरेन पार्टिकल आएगा वो वियर करेगा टूथ को वियर करेगा। जब इंगेजिंग ऑपरेशन के दौरान कोई भी फॉरेन पार्टिकल उनके टूथ के बीच में आएगा तो भाई जो गियर है उसको वो वियर करेगा, उसका डेट्रॉइड होने की कोशिश, उसको ख़राब करने की कोशिश करेगा, उसका मटेरियल निकालने की कोशिश करेगा, ये सब करेगा। तो भाई एक तो एब्रेसिव की वजह से भाई हमारा, तो अब जब वियर करेगा तो आपको पता है टूथ हमारा कमज़ोर हो सकता है, ठीक है, टूथ हमारा वियर करेगा, टूथ हमारा कमज़ोर हो सकता है, तो उसकी वजह से फेल हो सकता है, तो एब्रेसिव की वजह से हो सकता है। और दूसरा स्कोरिंग, जिसे हम स्कोरिंग, अब स्कोरिंग क्या होता है? स्कोरिंग होता है कि जैसे कि पार्टिकल मतलब कि टूथ है हमारा, दोनों इंगेज हो रखे हैं, ठीक है, अब इंगेज हो रखे हैं तो उनके बीच में मेटल टू मेटल कांटेक्ट आ गया, मेटल टू मेटल कांटेक्ट, ठीक है। मेटल टू मेटल कांटेक्ट कैसे कि अगर लुब्रिकेंट, क्योंकि लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट हम डालते हैं, और जब गियर होता है ना, जो गियर, क्योंकि अगर आप कांटेक्ट आए, दो गियर हैं, ठीक है, और आपको पता है कि वो इंस्टेंट आपका लोड लग रहा है, ठीक है, तो आप लुब्रिकेंट डाल के थोड़ा सा उसको वो कम कर सकते हैं। अगर वो लुब्रिकेंट डालने से उसमें हीट जनरेट नहीं होती है, ठीक है, हीट जनरेशन का जो इफेक्ट है वो चला जाता है, ठीक है, और आपका स्मूथली ऑपरेट होता है, स्लिपिंग नहीं होती है, वो सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगर वो जो लुब्रिकेंट है वो आपका ब्रेक हो जाए, मतलब कि लुब्रिकेंट इतना कमज़ोर है कि वो कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, समझ गए, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, तो एक टाइप का मेटल से मेटल कांटेक्ट होगा। अब मेटल से मेटल कांटेक्ट होता है तो आपको पता ही काफ़ी चीज़ें उसमें, जब किसी मेटल से आप मेटल कांटेक्ट करोगे तो उसकी वियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक ये हो गया। एक दूसरा हो गया कोरोजिव वियर, जिसे हम कहते हैं। कोरोजिव वियर कैसे? कोरोजन क्या होता है? केमिकल की वजह से अगर किसी टाइप का उसमें केमिकल रिएक्शन हो गया उन टीथ पर, अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, अब भाई वो ऑपरेशन में चल रहा है, किसी गाड़ी में चल रहा है, अब कहाँ पता कहाँ केमिकल डाला है, क्या चीज़ है, समझ रहे हो, किसी केमिकल वाले उसमें यूज हो रहा है गियर हमारा, कहीं केमिकल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है गियर, तो क्या कोरोजन हो जाएगा। अब कोरोजन हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगी, तो केमिकल रिएक्शन होगी, कोरोजन हो जाएगा हमारा। अब कोरोजन की वजह से जो मटेरियल है वो पता है आपको, डिट्रॉइट तो होता ही है। कोरोजन की वजह से कोई किसी भी पार्ट पे कोरोजन हो जाए, किसी भी पार्ट पे आपको देखो ऑक्सीजन चढ़ जाती है, रिएक्शन हो जाता है, ऑक्साइड आ जाता है, तो उससे अच्छे खासे मटेरियल की ऐसी तैसी हो जाती है, समझ गए, तो भाई इसकी भी हो जाएगी। तो कोरोजन से बचाना होता है, तो इससे भी वियर होता है भाई हमारा काफ़ी, है नहीं। और आपका एक होता है पीटिंग से भी वियर होता है। पीटिंग क्या होता है? पीटिंग क्या होता है कि ड्यू टू स्ट्रेस साइकिल। अब आपको पता है कि फटीग लगेगा, क्योंकि डायनामिक लोड है, इंस्टेंटेनियस, समझ गए। फटीग तो हर जगह होता है, फटीग तो हर जगह है। फटीग क्या हो? फटीग है क्या? when there is a crack present in the present in any part, in any portion, in any किसी भी लोकेशन पर कहीं भी क्रैक हो जाता है, कहीं भी सरफेस की ऐसी इरेगुलरिटी आ जाती है, तो वहाँ फटीग आता ही है। फटीग का तो सबसे ज़्यादा जो मेटेरियल होते हैं फटीग की वजह से होते हैं। तो फटीग होगा, स्ट्रेस साइकिल आएगी, समझे, फटीग होगा। तो ड्यू टू पिटिंग, उसे हम कहते हैं पिटिंग, समझे। तो इनकी वजह से वियर फेलियर होता है, इनकी वजह से वियर फेलियर होता है। और सबसे पहले कौन सा फेल होगा? सबसे पहले वियर होता है पिनियन का, मतलब जो छोटा गियर है वो तो सबसे पहले जाता है, समझ लो। छोटा गियर है सबसे पहले जाएगा, समझ गए। तो छोटा गियर है, पिनियन हम जिसे कहते हैं, वो सबसे पहले फेल होता है वियर में। तो हम डिजाइन जो करेंगे पिनियन का करेंगे, क्योंकि सबसे पहले वही फेल होता है, ठीक है। तो पिनियन के डिजाइन में हम क्या होता है कि D1 BQ ये होता है वियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन,
समझे, ये होती है, इसे निकालो और फॉर ए सेफ डिजाइन FD हमने निकाला था लेस देन इक्वल टू होना चाहिए FW से, तो हमारा डिजाइन सेफ है। अगर FD निकाल लिया, FW निकालो, अगर FW से कम आ रहा है तो हमारा डिजाइन सेफ है। तो हमारा क्या चीज आई, और मैंने क्या बताया था, FD हमारा किससे लेस देन होना चाहिए, FS से, समझे, FD किससे लेस देन होना चाहिए, FS से। अब FS, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि FW ग्रेटर देन FS, FS ग्रेटर देन FD, FW ग्रेटर देन FS, FS ग्रेटर देन FD, ये समझ गए। तो फॉर ए सेफ डिजाइन फॉर ए गियर FW ग्रेटर देन FS, FS ग्रेटर देन FD, मतलब FD सबसे फॉर सेफ डिजाइन। तो आप तीनों चीज निकालो और मैच करो कि ऐसी कंडीशन आ रही है क्या, तब सेफ होगा, समझ गए। तो FW D1 BQK, ये मैं बता देता हूं क्या है, ठीक है। D1 क्या है, D1 है पिनियन का डायामीटर, पिच सर्किल डायामीटर जिसे हम कहते हैं ना पिनियन का, वो ये है, समझ गए। बी आपको पता है फेस विड्थ हो गई। क्यू क्या है, क्यू है आपका 2G डिवाइड बाई G प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 किस लिए, प्लस है अगर एक्सटर्नल गियर है, माइनस इंटरनल गियर, ठीक है। G क्या है, गियर रेशियो आपको पता ही है, ठीक है, ये हो गया Q। K क्या है, K को हम कहते हैं मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर, मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिग्मा ES स्क्वायर साइन फाई डिवाइड बाई 1.4 1/E1, E1 क्या है, E1 प्लस 1/E2, सिग्मा ES स्क्वायर साइन फाई 1.4 1/E1 क्या है, यंग्स मॉडुलस फॉर पिनियन, ठीक है, समझ गए, ये किसके लिए है, पिनियन के लिए। E2 क्या है, यंग मॉडुलस फॉर गियर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ गए, यंग्स मॉडुलस फॉर गियर, ये तो गियर के लिए है, और यंग्स मॉड्यूलस फॉर पिनियन, समझ गए। और सिग्मा ES आपको पता, सिग्मा ES क्या है, सिग्मा ES सरफेस एंड्योरेंस लिमिट, सरफेस एंड्योरेंस लिमिट, सरफेस एंड्योरेंस लिमिट, समझ गए। ये पिटिंग की वजह, सबसे ज़्यादा पिटिंग होता, मैंने कहा ना फटीग की वजह से सबसे ज़्यादा। अगर चलो आप अब्रेसिव, कोरोजिव और आप कौन सा स्कोरिंग, ये सब तो जो एक्सटर्नली हम एडिटिव्स दे रहे हैं उनकी वजह से है। अगर अब देखो इसका तो जैसे हमारा एब्रेसिव है तो फॉरेन पार्टिकल है, उसको हटाने के लिए कुछ दूसरे उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि अब उसका इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। स्कोरिंग है, लुब्रिकेंट का उसमें इफेक्ट है, तो लुब्रिकेंट आपको सही से करना पड़ेगा, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और आपका कौन सा कोरोजन है, कोरोजन तो भाई उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन को बचाना पड़ेगा। और पिटिंग सबसे, तो ये जो डिजाइन है पिटिंग के हिसाब से, पिटिंग क्या है हमारा, तो वियर जो हमारा पिटिंग क्या है, ड्यू टू फटीग, जो स्ट्रेस साइकिल आ रही है, ड्यू टू फटीग आ रहा है, तो उससे बचने के लिए ये इक्वेशन वियर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब उसके लिए तो आप कोई दूसरा तामझाम तो कर नहीं सकते, पिटिंग तो होना ही है, वो तो आपका टूथ में ही हो रहा है, तो वो उससे कोई एक्सटर्नल एडिटिव से तो हो नहीं रहा, समझ गए। तो वो जो तीनों बाकी हैं वो तो आप दूसरे तरीके से हटा सकते हो, दूसरे तरीके से आप दूर कर सकते हो। इसको तो आप ये वाला इक्वेशन से जो एंड्योरेंस वाला आ रहा है पोर्शन, जो सरफेस एंड्योरेंस, जो मैंने कहा ना सरफेस एंड्योरेंस लिमिट, तो सरफेस क्या, सरफेस क्रैक की वजह से तो भाई फटीग आता है कहीं, व्हेन देयर इज एन क्रैक फटीग इज आल्सो एवर प्रेजेंट। सरफेस एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा ES, ठीक है। तो ये हो गया
एफ डब्ल्यू वियर स्ट्रेंथ की वजह से। तो यहाँ पर मैं क्या है, अगर डिजाइन सेव करना है तो एफ डब्ल्यू एफ डी क्या है लेस देन एफ डब्ल्यू होना चाहिए, और ये तीनों इस फॉर्म में होने चाहिए, तो हमारा डिजाइन सेव होगा इस पर गियर के लिए। समझ गए? चलिए फिर गियर का ये डिजाइन का पूरा पोर्शन हो गया है, बाकी दूसरा कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा आप, ठीक है। गियर का पूरा हो गया। और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर गेट में क्वेश्चन आए हुए मैंने करा रखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, या लास्ट में मेरा लिंक मिलेगा। गियर का क्वेश्चन जरूर करना, तभी प्रैक्टिस होगी, ठीक है।